फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आदिकाल, भक्तिकाल आदि को पढ़ चुके हैं। अब हम रीतिकाल का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जितने भी कवियों का वर्णन आचार्य शुक्ल ने किया है, हम उन सभी को बारीकी से देखते हुए चल रहे हैं। इसमें हमने बिहारी, चिंतामणि, जसवंत सिंह, मत्तीराम, भूषण आदि कवियों को पढ़ लिया है और इसके अतिरिक्त अन्य कवियों को अभी हम पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे के कवियों को। बेनी बंदीजन, ये बैती जिला रायबरेली के रहने वाले थे और अवध के प्रसिद्ध वजीर महाराज टिकैत राय के आश्रय में रहते थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने टिकैत राय प्रकाश नामक अलंकार ग्रंथ संवत 1849 में बनाया। ये बैती जिला रायबरेली के रहने वाले थे और अवध के प्रसिद्ध वजीर महाराज टिकैत राय के आश्रय में ये रहते थे। ये इनके आश्रयदाता थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने टिकैत राय प्रकाश नामक एक ग्रंथ बनाया, जो कि एक अलंकार ग्रंथ था और इसका निर्माण काल था 1849। अपने दूसरे ग्रंथ रसविलास में इन्होंने रस निरूपण किया है। ये अपने दोनों ग्रंथों के कारण इतने प्रसिद्ध नहीं हैं जितने कि अपने भड़वों के लिए। इनके भड़वों का एक संग्रह भड़ौआ संग्रह के नाम से भारत जीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका है। एक इनका ग्रंथ है रसविलास और टिकैत राय प्रकाश। यहाँ पर आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये अपने दोनों ग्रंथों के कारण इतने प्रसिद्ध नहीं है जितने कि अपने भड़वों के। तो इनका एक भड़वों का संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, भड़ौआ संग्रह, जिसको भारत जीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भड़वों के लिए कौन सा रीतिकालीन कवि प्रसिद्ध है? तो ये है बेनी बंदीजन। भड़ौआ हास्य रस के अंतर्गत आता है। अब यहाँ भड़ौआ क्या है, इसको आचार्य शुक्ल समझा रहे हैं। भड़ौआ हास्य रस के अंतर्गत आता है। इसमें किसी की उपहासपूर्ण निंदा रहती है। ये प्रायः सब देशों में साहित्य का अंग रहा है। उपहासपूर्ण निंदा, व्यंग्य जिसको कहते हैं, उस टाइप का ये होता है। ये प्रायः सब देशों में साहित्य का अंग रहा है। जैसे फारसी और उर्दू की शायरी में हजो का एक विशेष स्थान है, वैसे ही अंग्रेजी में सटायर का, जो फारसी में हजो है, जो अंग्रेजी में सटायर है, उसी को हिंदी में भड़ौआ कहते हैं। पूर्वी साहित्य में उपहास काव्य के लक्ष्य अधिकतर कंजूस, अमीर या आश्रयदाता ही रहे हैं और यूरोपीय साहित्य में समसामयिक कवि और लेखक। इसमें यूरोप के उपहास काव्य में साहित्यिक मनोरंजन की सामग्री अधिक रहती है। उर्दू साहित्य में सौदा हजों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने किसी अमीर के लिए घोड़े की इतनी हंसी की है कि सुनने वाले लोटपोट हो जाते हैं। सौदा जो है वो हजों के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार किसी कवि ने औरंगजेब की दी हुई हथनी की निंदा की, तो औरंगजेब की दी हुई हथनी की किसी कवि ने निंदा की है, वही यहाँ पर उद्धृत की गई है। तिमिर लंग लई मोर चली बाबर के हल्के, रही हुमायूं संग फेरे अकबर के दल के। जहांगीर जसलियो पीठ को भार हटायो, शाह जहां करन्याओ ताय पुन माणी चटायो। बल रहित भई पौरुष थक्यो, भगी फिरत बन स्यार डर, औरंगजेब करनी सोय लै दीनी कविराज कर। तो इस प्रकार ये यहाँ पर हथनी का उपहास किया गया है। इस पद्धति के अनुयायी बेनी जी ने भी कहीं बुरी रजाई पाई तो उसकी निंदा की, कहीं छोटे आम पाए तो उसकी निंदा जी खोल कर की। यही सब भड़वों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भड़ौआ किसको कहते हैं या भड़ौआ क्या है, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको आप ध्यान रखिए कि ये उपहास काव्य के अंतर्गत आता है। किसी की उपहासपूर्ण निंदा की जाती है तो उसको भड़ौआ कहते हैं। पर जिस प्रकार उर्दू के शायर कभी कभी दूसरे कवि पर भी छींटा दे दिया करते थे, उसी प्रकार बेनी जी ने भी लखनऊ के ललक दास महंत, जिन्होंने सत्योपाख्यान नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें राम कथा बड़े विस्तार से चौपाइयों में कही गई है। अब ललक दास महंत थे जिन्होंने सत्योपाख्यान लिखा और इस ग्रंथ में उन्होंने राम कथा बड़े विस्तार से चौपाइयों में कही है। इन्हीं पर कुछ कृपा की है। जैसे बाजे बाजे ऐसे डलमऊ में बसंत, जैसे मऊ के जुलाहे लखनऊ के ललक दास। ये इस प्रकार इन्होंने इनके लिए भी कहा है, ललकदास महंत के लिए। इनका टिकैत राय प्रकाश संवत
1849 में और रस विलास संवत 1874 में बना। अतः इनका कविता काल संवत 1849 से 1890 तक माना जा सकता है। इनकी कविता के कुछ नमूने देखिए, यहाँ पर बेनी बंदीजन की कविता के नमूने दिए हुए हैं। अली डसे अधर सुगंध पाए आनन को कानन में ऐसे चारु चरण चलाए हैं। फटी गई कंचुकी लगे ते कंठ कुंजन के बेनी बलहीन खोली बार बिछाए हैं। बेग ते गवन कीनो धक धक होत सीनो उरद उसासे तन सेद सरसाए हैं। भल प्रीति पाली बन माली के बुलाई बे को मेरे हित आली बहु तेरे दुख पाए हैं। तो पंक्तियां यहाँ पे पूरी नहीं तो कम से कम आरंभ की इसमें से पूछा जा सकता है, तो ये पंक्तियां इनकी इम्पोर्टेंट है। घर घर घाट घाट बाट बाट ठाठ ठठे बेलाओ को बेला फिर चेला लिए आस पास कवि न सो बाद करे भेद बिन नाद करे महा उन्माद करे धर्म करम नाश बेनी कवि कहे विभिचारिन को बादशाह अतन प्रकाशत न सतन शरम तास ललना ललक नैन मैन की झलक हंस हेरत अलक रद खलक ललक दास। यहाँ पे भी इन्होंने ललक दास का जिक्र किया है। चीटी को चलावे को मसा के मुख आप उजाए श्वास की पवन लागे कोसन भगत एनक लगाए मरु मरु के निहारे जात अनु परमाणु की समानता खगत है। बेनी कवि कहे हाल कहाँ लो बखान करो मेरी जान ब्रह्मा को बिचारी वो सुगत है। ऐसे आम दीने दयाराम मन मोद करी जाके आके सरसों सुमेरु सी लगत है। तो ये छोटे आम का यहाँ पर इन्होंने भड़वा बनाया है, उपहास किया है कि ऐसे आम दीने दयाराम मन मोद कर जाके आके सरसों सुमेरु सी लगत है, जिसके आगे सरसों भी सुमेरु सी लगती है। तो ये इन्होंने यहाँ पर छोटे आमों का उपहास इस प्रकार किया है। अब आइए देखते हैं बेनी प्रवीण को। ये लखनऊ के वाजपेयी थे और लखनऊ के बादशाह गाजियुद्दीन हैदर के दीवान राजा दया कृष्ण कायस्थ के पुत्र नवल कृष्ण उर्फ ललन जी के आश्रय में रहते थे। ये लखनऊ के वाजपेयी थे और जो लखनऊ के बादशाह थे गाजियुद्दीन हैदर, उनके दीवान राजा दया कृष्ण कायस्थ थे। उनके पुत्र नवल कृष्ण उर्फ ललन जी उनका नाम था, उनके आश्रय में ये रहते थे, जिनकी आज्ञा से संवत 1874 में इन्होंने नवरस तरंग नामक ग्रंथ बनाया और इन्हीं की ललन जी की आज्ञा से ही इन्होंने 1874 में नवरस तरंग नाम का एक ग्रंथ बनाया। इसके पहले श्रृंगार भूषण नामक एक ग्रंथ ये बना चुके थे। ये कुछ दिन के लिए महाराज नाना राव के पास बिठूर भी गए और नवरस तरंग से पहले इन्होंने श्रृंगार भूषण नामक एक ग्रंथ बनाया था और ये नाना राव के पास बिठूर भी गए थे और उनके नाम पर नाना राव प्रकाश नामक अलंकार का एक बड़ा ग्रंथ कविप्रिया के ढंग पर लिखा। और जब ये नाना राव के पास बिठूर गए तो इन्होंने नाना राव प्रकाश नाम का एक ग्रंथ लिखा, जो कि एक अलंकार ग्रंथ है और ये कविप्रिया जो है उसके ढंग पर लिखा गया है। खेद है इनका कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित ना हुआ। खेद यह है कि इनका कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित ना हुआ। इनके फुटकल कवित्व तो इधर उधर बहुत कुछ संग्रहित हैं और उद्धृत मिलते हैं। कहते हैं कि बेनी बंदी जन भड़वा वाले से इनसे एक बार कुछ वाद हुआ था। जो बेनी बंदी जन जिनको भी हमने पढ़ा है उनसे इनका कुछ वाद हुआ था, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें प्रवीण की उपाधि दी थी। ये जो प्रवीण की उपाधि है ये इन्हें बेनी बंदीजन ने दी थी। पीछे से रुग्ण होकर ये सपत्नीक आबू चले गए और वहीं इनका शरीर पात हुआ। इन्हें कोई पुत्र न था और ये सपत्नीक आबू चले गए, वहीं इनकी मृत्यु हो गई। इनका नवरस तरंग बहुत ही मनोहर ग्रंथ है। उसमें नायिका भेद के उपरांत रस भेद और भाव भेद का संक्षेप में निरूपण हुआ है। इनका नवरस तरंग नामक जो ग्रंथ है वो बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। उसमें नायिका भेद के बाद रस भेद और भाव भेद का संक्षिप्त निरूपण किया गया है। उदाहरण और रसों के भी दिए गए हैं, पर रीतिकाल के रस संबंधी और ग्रंथों की भांति यह श्रृंगार का ही ग्रंथ है। इसमें उदाहरण और रसों के भी दिए गए हैं, पर जैसे रीतिकाल में सभी श्रृंगार के ही ग्रंथ थे उसी प्रकार ये भी श्रृंगार का ही ग्रंथ है, परंतु इसमें और रसों के भी उदाहरण दिए गए हैं। इनमें नायिका भेद के अंतर्गत प्रेम क्रीड़ा की बहुत ही सुंदर कल्पनाएं भरी पड़ी हैं। भाषा इनकी बहुत साफ सुथरी और चलती है। बहुतों की भाषा की तरह लद्दू नहीं, इनकी भाषा अच्छी और साफ सुथरी है। ऋतुओं के वर्णन भी उद्दीपन की दृष्टि से जहां तक रमणीय हो सकते हैं किए गए हैं, जिनमें प्रथानुसार भोग विलास की सामग्री भी बहुत कुछ आ गई है। अभिसारिका आदि कुछ नायिकाओं के वर्णन बड़े ही सरस हैं।
ये ब्रजभाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं, और जो ब्रजभाषा के कवि हैं मतिराम आदि, उनके ये समकक्ष हैं। और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से टक्कर लेते हैं, और कहीं जो इनकी भाषा का भाव है और माधुर्य है, मधुरता है इनकी भाषा की, वो पद्माकर के पदों की मधुरता की तरह ही लगती है, उन्हीं से टक्कर लेती है। जान पड़ता है श्रृंगार के लिए सवैया ये विशेष उपयुक्त समझते थे, और ऐसा जान पड़ता है कि श्रृंगार के लिए सवैया छंद को ये विशेष उपयुक्त समझते थे, अच्छा समझते थे और उपयुक्त समझते थे। कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं, और यहाँ पर इनकी कविता के कुछ नमूने दिए गए हैं। भोर ही न्योति गई थी तुम्हें वह गोकुल गांव की ग्वालिन गोरी, आधिक रात लो बेनी प्रवीण कहा ढिग राख करी बरजोरी, आवे हंसी मोहि देखत लालन भाल में दीनी महाबर घोरी, एते बड़े ब्रजमंडल में न मिली कहूँ मांग्यो रंचक रोरी, जानो न मैं ललिता अलिता जो सोबत माही गई कर हासी, लाए हिये नख केहरी के सम मेरी तऊ नहीं नींद बिनासी, ले गई अंबर बेनी प्रवीण ओढ़ाए लटी दुपटी दुखरासी, तोर तनी तन छोर आभूषण भूल गई गर्देन कुफासी, घनसार पटीर मिले मिले नीर चहे तन लावे न लावे चहे, न बूझे बिरहाग्नि झार झरी हु चहे घन लावे न लावे चहे। ये इनकी जो कविता है उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं बेनी प्रवीण जी की। आगे देखते हैं उसी के आगे से। हम टेर सुनावत बेनी प्रवीण चहे मन लावे न लावे चहे, अब आवे विदेश ते प्रीतम गेह चहे धन लावे न लावे चहे, काली की गूंथी बाबा की सौ में काली की गूंथी बाबा की सौ में गज मोतिन की पहरी अति आला, आए कहाँ ते यहाँ पुखराज की संग एही जमुना तटबाला, नाथ उतारी हों बेनी प्रवीण हसै सुनि बैनन नैन रसाला, जानती ना अंग की बदली सब सौ बदली बदली कह माला। तो ये इनके पद दिए हैं। एक पंक्ति और दी गई है। शोभा पाई कुंज भवन जहाँ जहाँ कीनो गौन, सरस सुगंध पौन पाई मधुपनि है, बीथिन बिथीरे मुक्ताहल मराल पाए आली दुसाल साल पाए अनगनि है, रैन पाई चांदनी फटक सी चटक रुख सुख पायो पीतम प्रवीण बेनी धनि है, बैन पाई सारिका पढ़न लगी कारिका सो आई अभिसारिका की चारु चिंतामणि है। ये अभिसारिका नायिका का चित्रण यहाँ पर इन्होंने किया है। इनकी पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। ये तो परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है लाइन। तो आइए अब देखते हैं जसवंत सिंह द्वितीय को। जसवंत सिंह द्वितीय ये बघेल क्षत्रिय और 13वां कन्नौज के पास है कि राजा थे और बड़े विद्या प्रेमी थे। इनके पुस्तकालय में संस्कृत और भाषा के बहुत से ग्रंथ थे। इनका कविता काल 1856 अनुमान किया गया है। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, एक शालिहोत्र और दूसरा श्रृंगार शिरोमणि। एक शालिहोत्र और दूसरा श्रृंगार शिरोमणि। यहाँ इसी दूसरे ग्रंथ से प्रयोजन है, अर्थात श्रृंगार शिरोमणि से, क्योंकि यहाँ रीतिकालीन ग्रंथों की बात हो रही है। यहाँ इसी दूसरे ग्रंथ से प्रयोजन है जो श्रृंगार रस का एक बड़ा ग्रंथ है। ये श्रृंगार रस का एक बड़ा ग्रंथ है। कविता साधारण है। एक कविता देखिए, इनकी कविता साधारण है और उसका एक पद यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिया हुआ है। घनन के ओर सोर चारों ओर मोरन के अति चित चोर, तैसे अंकुर मुनय रहें कोकिलन कूक हुक होत बिरहीन ही लूक से जगत चीर चारण चुनय रहें, झिल्ली झनकार तैसो पिकन पुकार डारी मार डारी डारी द्रुम अंकुर सुनय रहें, लुनय रहें प्राण प्राण प्यारे जसवंत बिनु कारे पीरे लाल उदय बादर उनय रहे। ये इनकी पंक्ति थी। अब आगे देखते हैं यशोदानंदन को। इनका कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं। शिव सिंह सरोज में जन्म संवत 1828 लिखा पाया जाता है। इनका कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं है, परंतु शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ में इनका जन्म संवत 1828 पाया जाता है। जैसा कि हमने आचार्य शुक्ल के वक्तव्य में पहले पढ़ा था, तो इन्होंने बहुत से कवियों के जो विवरण हैं, जानकारी हैं, वो शिव सिंह सरोज से ली हैं। इसीलिए यहाँ पर उद्धृत किया है कि इनका जन्म संवत 1828 लिखा शिव सिंह सरोज में पाया जाता है। इनका एक छोटा सा ग्रंथ बरवै नायिका भेद ही मिलता है, जो निसंदेह अनूठा है। इनका एक ही ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है बरवै नायिका भेद, और वो निसंदेही अनूठा है और अच्छा है।
और रहीम वाले से अच्छा नहीं तो उसकी टक्कर का है। अगर रहीम का जो बरवे नाई का भेद है अगर उससे अच्छा नहीं कहा जा सकता तो उसकी टक्कर का तो है ही। इनमें 9 बरवे संस्कृत में और 53 ठेठ अवधी भाषा में हैं। अब यशोधानंदन का जो बरवे नाई का भेद है इसमें 9 बरवे संस्कृत में हैं, संस्कृत भाषा में, और 53 ठेठ अवधी भाषा में है। अत्यंत मृदु और कोमल भाव अत्यंत सरल और स्वाभाविक रीति से व्यंजित है। यहाँ से वैसे क्वेश्चन बनता तो नहीं है, परंतु अगर अधिक ही गहराई से पूछा जाता है तो पूछा जा सकता है कि यशोदानंदन की बरवे नाई का भेद में कितने बरवे हैं या कौन सी भाषा के कितने बरवे हैं। अदरवाइज यहाँ से इतना डीपली पूछना मुश्किल है। भावुकता ही कवि की प्रधान विभूति है। इस दृष्टि से इनकी यह छोटी सी रचना बहुत ही बड़ी रचनाओं से मूल्य में बहुत अधिक है। कविता की श्रेणी में ये निसंदेह उच्च स्थान के अधिकारी हैं। इनके बरवे के नमूने देखिए। अब इनके बरवे का नमूना आगे आचार्य शुक्ल ने दिया है। यहाँ संस्कृत और अवधि दोनों का दिया है। यदि च भवति बुध मिलनम किम त्रिदिवेन, यदि च भवति षठ मिलनम किम निरयेण। अहिरिन मन के गहिरिन उतरुन दे, नैना करे मथनिया मन मथिले। तुर्किन जाति हुरुकनी अति इतराय, चुवन न दे इजरवा मुरिमुरि जाय। पीतम तुम कचलोई या हम गजबेल, सारस के असजोरिया फिरों अकेली। यहाँ इनका ये दो ही दी हुई थी इनकी पंक्तियां। अब करण कवि ये षटकुल कानिकुब्जों के अंतर्गत पांडे थे और छत्रसाल के वंशधर पन्ना नरेश महाराज हिंदूपति की सभा में रहते थे। इनका कविता काल संवत 1860 के लगभग माना जा सकता है। इन्होंने साहित्य रस और रस कल्लोल नामक 2 रीति ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने करण कवि के साहित्य रस और रस कल्लोल नामक 2 ग्रंथ हैं। साहित्य में इन्होंने लक्षण, व्यंजना, ध्वनि भेद, रस भेद, गुण दोष आदि काव्य के प्रायः सब विषयों का विस्तार से वर्णन किया है। इस दृष्टि से यह एक उत्तम रीति ग्रंथ है। साहित्य रस जो ग्रंथ है इसमें इन्होंने ध्वनि भेद, रस भेद, व्यंजना, लक्षण आदि सभी विषयों का विस्तार से वर्णन किया है। इस दृष्टि से यह उत्तम ग्रंथ है। कविता भी इनकी सरस और मनोहर है। इससे इनका एक सुविज्ञ कवि होना सिद्ध होता है। इनकी कविता भी सरस और अच्छी है। इससे ये ज्ञात होता है कि ये सुविज्ञ कवि थे। कंटकित होत गात विपिन समाज देखी, हरि हरि भूमि हेर ही योह लर्जतु है। एते पे करन धुनि परति मयूरन की, चातक पुकारते ही ताप सर्जतु है। निपट चबाई भाई बंधु जे बसत गाँव, पाँव पर जाने के न को बरजतु है। अर्ज्यो न माने तू न गर्जो चलत बार, एरे घन बैरी अब काहे गरजतु है। तो ये इनकी पंक्ति है। अब देखिए, खल खंडन मंडन धरन उद्दत उदित उदंड, 10 मंडन दारुण समर हिंदू राज भुजदंड। ये यहीं तक इनकी ये 2 पंक्तियां थी। गुरदीन पांडे को अब देखिए। गुरदीन पांडे, इनके संबंध में कुछ ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत 1860 में बाग मनोहर नामक एक बहुत ही बड़ा रीत ग्रंथ कवि प्रिया की शैली पर बनाया। कवि प्रिया से इसमें विशेषता यह है कि इसमें पिंगल भी आ गया है। बाग मनोहर नामक जो इनका ग्रंथ बनाया वो कवि प्रिया की शैली पर बनाया, और कवि प्रिया से इसमें यह विशेषता है कि इसमें पिंगल भी आ गया है। इस एक ही ग्रंथ में पिंगल, रस, अलंकार, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब कुछ अध्ययन के लिए रख दिया गया है। इससे वह साहित्य का एक सर्वांगपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है। इसमें ये अलंकार, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सभी कुछ है, इसीलिए ये साहित्य का एक सर्वांगपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है। इसमें हर प्रकार के छंद हैं। संस्कृत के वर्ण वृत्तों में बड़ी सुंदर रचना है, और इसमें संस्कृत के वर्ण वृत्तों में रचना की गई है जो कि बहुत सुंदर है। ये अत्यंत रोचक और उपादेय ग्रंथ है। कुछ पद देखिए, इसमें से कुछ पद नीचे दिए हुए हैं। मुख ससी ससिदून कला धरे की, मुकुता गंजावक में भरे। ललित कुंद कली अनुहार के, दसन है वृषभानु कुमारी के। सुखद जंत्र की माल सुहाग के, ललित मंत्र की धौ अनुराग के। भ्रुकुटियों वृषभानु सुतालस है, जनु अनंग सरासन को हंसे। मुकुर तव पर दीपति को धनी, ससी कलंकित राहु बिथा घनी। अपर ना उपमा जग में लहे, तब प्रिया मुख के सम को कहे। ये इनकी गुरदीन पांडे की पंक्तियां हैं। अब आइए देखते हैं ब्रह्मदत्त को। ये ब्राह्मण थे और काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के छोटे भाई बाबू दीप नारायण सिंह के आश्रित थे। काशी नरेश जो उदित नारायण सिंह थे उनके छोटे भाई दीप नारायण सिंह के आश्रय में ये रहते थे। इन्होंने संवत 1860 में विद्य विलास और 1865 में दीप प्रकाश नामक एक अच्छा अलंकार का ग्रंथ बनाया।
एक इन्होंने 1860 में विद्य विलास ब्रह्मदत्त ने और 1865 में दीप प्रकाश नामक अलंकार ग्रंथ बनाया। इनकी रचना सरल और परिमार्जित है। आश्रयदाता की प्रशंसा में कवित्व देखिए। अब दीप प्रकाश में इन्होंने दीप नारायण सिंह की ही प्रशंसा की होगी, तो उस प्रशंसा का एक कवित्व यहाँ पर उद्धृत किया है। कुशल कलान में करनहार कीरति को, कवि कोविदन को कलप तरवर है। शील सन्मान बुद्धि विद्या को निधान ब्रह्मा, मतिमान हंसन को मान सरवर है। दीप नारायण अवनीप को अनुज प्यारो, दीन दुख देखत हरत हरवर है। गाहक गुनी को निर्वाहक, दुनी को नीको, गनी गज बकस गरीब परवर है। तो यहाँ पर ब्रह्मदत्त की पंक्तियां आचार्य शुक्ल ने उद्धृत की हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे हम पढ़ेंगे पद्माकर भट्ट को। तो उनके विषय में थोड़ा विस्तृत जानकारी दी गई है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं और अगले वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे पद्माकर को। यहाँ पर छोटे छोटे और सभी जो कवि जिनका उद्धरण यहाँ पर दिया है, जिनका वर्णन दिया है आचार्य शुक्ल ने, उन सभी को हमने कवर किया है। इसमें से कुछ भी स्किप नहीं किया है, ताकि आपको पता चले और ऐसा लगे कि हाँ, हमने पूरी की पूरी बुक को, पूरी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पढ़ी है। और जहाँ जहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट कवि हैं या पंक्तियाँ, वहाँ पर हम आपको इंगित करते जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपना ध्यान में रखिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, तो बाद में नोट कर लीजिएगा। तो छोटे छोटे कवियों से प्रश्न बहुत ही कम बनते हैं। अधिकतर ऐसे प्रश्न बनते हैं जो प्रसिद्ध कवि हैं, उनसे ही प्रश्न बनते हैं। लेकिन उनकी छोटी छोटी सी भी रचनाओं को आपको पढ़ लेना है, ध्यान रखना है, क्योंकि जो प्रमुख कवि रहे हैं या प्रमुख लेखक रहे हैं, उन्हीं से प्रश्न अधिकतर बनते हैं। लेकिन उनको आपको इतना डीपली पढ़ना है कि उनके विषय में कुछ भी छूटे नहीं। इन कवियों से, छोटे छोटे जो कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, उनसे जब बहुत ही डीपली हार्ड जब पेपर बनाया जाता है, तभी उनसे क्वेश्चन बनता है। अदरवाइज इनसे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे और आपकी स्टडी में, आपके अध्ययन में इससे कुछ लाभ हो रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी ये जानकारी अवश्य शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस पूरी की पूरी सीरीज़ आप इसी प्रकार देखते रहें।